परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीन इनाम दिया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए इसको जिक्र किया क्योंकि परिशिष्ट में जो दिया हुआ है इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाने वाले के क्षेत्र में 2 पदक का उल्लेख नहीं है, जिसमें पीपीएमजी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री और पीएमजी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। तो ये जिक्र नहीं होने कार्ड क्या छत्तीसगढ़ शासन इसको वीरता पदक सम्मान नहीं देती, या तो फिर इसका और कारण हो सकता है, मंत्री बताएंगे। माननीय महोदय, प्रश्न के अनुरूप उत्तर बनाया गया है। प्रश्न यह था कि किसमें छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा सम्मान की राशि दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति का वीरता पदक पीपीएमजी जो हम कह रहे हैं या पीएमजी कह रहे हैं, पुलिस वीरता पदक, ये दोनों ही विषयों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जैसे राष्ट्रपति का वीरता पदक जिस जवान को मिलता है, जिस अधिकारी कर्मचारी को मिलता है, उनको प्रतिमाह उनके तनख्वाह में 6,000 आजीवन दिया जाता है। माननीय सभापति, और ऐसे ही वीरता पदक जो किसी जवान अधिकारी को मिलता है, उनको 2,000 रुपया उनके वेतन में जोड़कर प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है, और यह की सरकार के द्वारा दिया जाता है। माननीय सभापति, इसमें विशेष रूप से जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, और मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा विषय इस प्रश्न के माध्यम से लाया है, और उन्होंने ये कहा है कि क्या सम्मान राशि दी जाती है क्या, तो वर्तमान में दोनों ही विषयों के लिए, और एक छत्तीसगढ़ शौर्य पदक भी है, उसके लिए भी 1,500 रुपए की राशि उनकी तनख्वाह में जोड़ करके प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है। इन तीनों ही विषयों के लिए अभी एक मुश्त कोई राशि, जिसको हम आपके प्रश्न के अनुरूप अगर कहें तो सम्मान राशि कोई दी जाती है क्या, ऐसा कहा है माननीय महोदय, तो यह अभी नहीं दी जाती, परंतु आज सदस्य माननीय राम कुमार जी के प्रश्न के उपरांत बिल्कुल ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान इस प्रश्न के माध्यम से दिया गया है। इस पर जरूर ही चिंता करके और सरकार से भी बात करके इस पर कार्यवाही करेंगे। भविष्य में ये भी सम्मान राशि निश्चित की जाएगी। धन्यवाद सभापति महोदय। तो क्या इसमें 2 पदक छूटे हुए हैं सूची में, इनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे क्या? और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें केवल सम्मान राशि का जिक्र है और भूमि है, तो क्या भूमि का प्रावधान एक बार बता देंगे परमवीर चक्र से लेकर ना मेडल जिक्र आपने किया, इसमें कितना भूमि संबंधित पदक प्राप्तकर्ताओं को दिया जाना है, ऐसा एक बार जानकारी, क्योंकि इसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विषय मैं एक बार ध्यान दिला देता हूँ। परमवीर चक्र है, उसके लिए राज्य की सरकार के द्वारा 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। ऐसे ही महावीर चक्र के लिए 10,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। वीर चक्र सभापति एक मिनट मंत्री जी, ये 20 लाख है, 20,000 है, और राशि तो लिखा लेकिन जमीन अबलिक दिया हुआ है। भूमि का कोई निर्धारित नहीं कर दिया जाना है सभी पदकों पर। ये जो 20,000 में आ रहा हूँ माननीय महोदय, ये 20,000 जीवन भर के लिए मुफ्त दिया है। हाँ, दोनों ही बात एक मुफ्त 20 लाख दिया हुआ है। प्रश्न माननीय सदस्य का प्रश्न यह है माननीय महोदय कि सम्मान की राशि जो एक बार दी जाती है वह 20 लाख रुपया, वह नियोक्ता देते हैं, जो जहाँ के एम्प्लॉई वह देते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पे क्या करती है? छत्तीसगढ़ के मान लीजिए परमवीर चक्र कोई प्राप्त करता है तो 20 लाख जो मिलेगा उनके उनकी संस्था जो देगी, मान लीजिए सेना ही देती तो सेना देगी। छत्तीसगढ़ की सरकार 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए उनको इस विषय पर देती। ऐसे ही सारे ही इसमें है। ठीक सभापति महोदय, वो जमीन के बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है चाहे वो किसी भी राज्य में करते हो, चाहे सेना के जवान हो या सैनिक के जवान, हमारे राज्य में ड्यूटी पर हैं, हमारे राज्य स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार फिर हमारे अंदर प्रोत्साहित करने के लिए नई पीढ़ी के प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जबकि हर एक मेडलों पर केंद्र सरकार जैसे कि तनख्वाह के साथ आपने जो तो मिलता ही। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ महोदय
कि मैं जो प्रश्न है वह सम्मान राशि का यह निकाला हम लोगों ने और शायद माननीय सदस्य का भाव भी ऐसा ही है कि एक मुश्त राशि जो दी जाती है। अभी मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं महोदय, जैसे परमवीर चक्र है तो 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एक मुश्त दी जाती है और यह सेना के द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के किसी जवान को अगर परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो इस 20 लाख रुपए के अतिरिक्त 20,000 रुपया जीवन भर के लिए तनख्वाह के साथ जोड़कर दिया जाता है और यह राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, यह भारतीय सेना के लोगों को, केंद्रीय सशस्त्र बल के लोगों को, हमारे पुलिस बल के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को, आम नागरिकों ये चक्र दिए जाते हैं। और इन चक्रों के लिए भी स्पष्टता है कि मान लीजिए अशोक चक्र भी 20 लाख रुपया है एक मुश्त है और 12,000 रुपया जो उनके नियोक्ता देंगे अशोक चक्र जो जहां पर वो देंगे और 12,000 रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिमाह देती। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन सभापति महोदय इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वीरतापूर्ण कार्य पदक प्राप्तकर्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली राशि, जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि 12 लाख जो है देता है जहां वो ड्यूटी करता है, लेकिन इसमें तो आपने ये लिखा है 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन देती है ये सम्मान राशि के रूप में कि उसने इस राज्य का निवासरत था और वीरता का काम किया इसलिए सम्मान दिया। तो ये थोड़ा नहीं हो पा रहा है, छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है कि जहां पे कर रहा है वो दे रहा है। अभी जवाब आया नहीं, इसका कितना उचित है महोदय, ये ठीक उल्टा है। ये ठीक मैंने कहा कि ये 20 लाख की राशि राज्य की सरकार देती है और जो नियोक्ता है वो मासिक मौद्रिक लाभ देते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत तीनों सेनाओं अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल और सशस्त्र बल जो छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें जो भी वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करने वाले जैसे पीएम वीरता के क्षेत्र में सेना पदक, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च सेवा मेडल, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे विजेताओं जिनको प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा उनको भूमि संबंधी आजीविका के लिए प्रावधानित किए जाए राशि और राज्य में भर्तियों में भी प्राथमिकता, बिजली बिल में राज्य में बस सेवा जैसे प्राइवेट सेवा निजी किराया में छूट और स्वास्थ्य सेवा में बच्चों की पढ़ाई है विशेष प्रावधान और जीवन में एक बार की जमीन खरीदिया घर खरीदी पर विशेष ब्याज दरों में जैसे प्रावधान भविष्य में लेकर आएंगे क्या माननीय मंत्री जी? माननीय महोदय, अच्छा विषय सदस्य ने कहा। वैसे भी रेलवे का पास, आयकर में छूट और टेलीफोन पर आदि दिया जाता है। उपरांत भी समय बहुत बदल गया और इस बदले हुए समय में नए प्रावधान भी होने चाहिए। जिन विषयों पर प्रावधान नहीं है, पीएमजी है और छत्तीसगढ़ शौर्य पदक है, उस पर भी सम्मान राशि का प्रावधान होना चाहिए। इन सारे ही विषयों पर क्योंकि स्वयं ही सेना के जवान रहे और वीरता पदक प्राप्त है, मैं उनके साथ बैठकर उसको निर्णय धन्यवाद। एक अंतिम एक छोटा सा माननीय मंत्री जी, प्रपत्र परिशिष्ट में आपने जो वीरता पदक प्राप्त किया इसमें क्रम संख्या 16 में आरक्षक 717 का जिक्र इसमें लिखा हुआ है। तो क्या ये सरकारी गजट के अनुसार संबोधित किया गया है या फिर ऐसे ही? और अगर के आधार पर संबोधित किया गया है तो क्या शहीद मिलने वाले तमाम सुविधाएं या दर्जा परिवार को प्राप्त हो रहा है क्या शहीद आरक्षक 17 को? आप 17 नंबर कह रहे हैं तो शायद ये आरक्षक 16 नंबर शहीद आरक्षक 717 जगत राम कंवर STF ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे पता करना पड़ेगा। श्री जनक ध्रुव, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो ठेकेदार जो पैसा है जिसमें आपका जीएसटी है, परफॉर्मेंस है, सुरक्षा निधि है, परफॉर्मेंस गारंटी है, रॉयल्टी राशि के भुगतान जो कि 2024-25 और 25-26 में राशि 139 करोड़ 80 लाख रुपया किया जाना। माननीय मंत्री का जवाब आया है
माननीय अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय कि प्रदान की गई है। मैं अपने खा में जवाब चाहा है कि दिया गया तो किन मतों से अनुमति से किया गया है। तो इसमें जी नहीं राशि व्यय छत्तीसगढ़ शासन विभाग के सहमति के अनुसार जीएसटी परफॉर्मेंस सुरक्षा निधि परफॉर्मेंस गारंटी रॉयल्टी अनुसरण मद के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान किया गया है। जबकि किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया माननीय सभापति महोदय। अभी 2 मिनट मेरे पास जानकारी आया है। मैं समझता हूँ पिछले मानसून सत्र में विभाग से संबंधित जानकारी चाहा था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी ने सदन को माननीय मंत्री को गुमराह करने का काम किया गया, जबकि मेरे पास जानकारी था। और आज से इसी से संबंधित विभाग से संबंधित जानकारी मैं वही चाह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय कि ठेकेदार को ये राशि दिया गया कितनी राशि कब दिया गया। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय जनक राम जी माननीय सदस्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न लेकर आए और ये प्रश्न विभागों के लिए बड़ा संशय और बड़े परेशानी का भी रहा है। और विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि विगत सरकार में 228 करोड़ रुपया जो जीएसटी का पैसा था, जो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पैसा था, जो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं माननीय सभापति, इसको विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं ठीक है कह सकता हूं कि किसको मिला अलग मामला है, लेकिन विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, लिक्विडेटेड डैमेजेस सिक्योरिटी आदि विषयों को लेकर अनुरक्षण मद में राशि मिलती है। और अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है वो राशि अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है वह राशि दो बातों के लिए मिलती है। इन मदों के लिए भी मिलती है, साथ ही नवीनीकरण भी के काम किए जाते हैं, सुदृढ़ीकरण के भी काम किए जाते हैं, मेंटेनेंस के काम भी उसी मद में होते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है माननीय महोदय, वो यह पूछा है कि 24, 25 और 26 में 139 करोड़ मिला है क्या? तो इस मद में मिला है माननीय सभापति महोदय, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देंगे इसके लिए नहीं मिला है। और वो कौन सी सिक्योरिटी डिपॉजिट माननीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष यह भी विषय जरूर जाना चाहिए। और उसमें मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि बजट नहीं था, बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया। वो काम शुरू हो गया माननीय सभापति। ऐसे ही बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी जुलाई 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया और वो टेंडर का भी काम शुरू हो गया। अब जब नई सरकार इसमें एसडी, पीजी, एपीएस, रॉयल्टी मैंने एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, जीएसटी, इन सारी चीजों की राशि जो 228 करोड़ था, ये सारे ही राशि के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। ये जो बजट का पैसा नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये जो पैसा है ये बजट का पैसा नहीं था, ये ठेकेदारों का पैसा था जो विभाग के पास था। और सन 2022-24 में माध्यम से 22-23-24 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। और इसलिए ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले। फिर नई सरकार बनी, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कोशिश की इस बात की कि ठेकेदारों के पैसे नहीं रुकने विभाग के पास, उनका काम हो गया, पैसे वापस मिल जाने चाहिए। तो हमने विभाग से आग्रह किया कि हमको इस मद में हमको अनुमति दी जाए कि हम ये राशि वापस कर सकें। ये वित्त विभाग ने पत्र लिखा माननीय सभापति महोदय। इस पत्र के माध्यम से सारे ही कामों की मद ही होता है, उसमें सारे ही कामों के लिए हमने अनुमति मांगी। हमको कुछ अनुमति मिली और उस मिलने के बाद काम
उसमें कराए गए जिसमें जिसका डिटेल भी मैं मेरे पास उपलब्ध है। कुछ काम कराए गए जो संधारण के काम थे और कुछ लोगों को उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के पैसे भी वापस किए गए जो सबसे पुराने थे, उनको वापस किए गए। नाम अगर चाहे माननीय सदस्य तो वो मेरे पास पढ़ देता हूं, ये पूरी सूची है माननीय माननीय सभापति महोदय उपलब्ध करा दूंगा। आप क्या चाहते हैं उससे पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब भी मेरा प्रश्न लगता है और इसमें उद्भूत नहीं होता प्रश्न आता है और अभी 2 मिनट पहले जानकारी मिला है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि संबंधित अधिकारी इस प्रकार के जवाब देने से बरतें ताकि सदन को जानकारी या विभागीय गलत जानकारी न दें। और दूसरी बात मेरा आखिरी माननीय सभापति महोदय जो 2023-24 के पहले की स्थिति में जो वर्षों की राशि 181 करोड़ 90 लाख रुपया है, क्या इसके लिए कोई इस साल बजट में राशि को देने के लिए संबंधित ठेकेदार को देने के लिए कोई प्रावधान इसमें रखा गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया इस विषय पर कि अनुरक्षण अनुदान मद है, उस मद के अंतर्गत नवीनीकरण और पेच रिपेयरिंग और 5 साल का संधारण दोनों ही दिया जाता था। ये नई सरकार बनने के बाद किया गया है। अनुरक्षण अनुदान अलग किया गया है, सुदृढ़ीकरण को अलग किया गया। वित्त विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया माननीय महोदय, दोनों ही मद अलग कर दिए, क्योंकि जो पिछली बार हुई 28 करोड़ रुपए उस मद से जारी कर दिए गए थे, ये न हो और इसलिए अब ये दोनों अलग है। इन मदों में प्रावधान है, हम वित्त से अनुमति लेकर इनके भुगतान आगे करेंगे माननीय महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त राशि में जो निविदा आमंत्रित किया गया, कार्य कराया गया, किस नीति के तहत कराया गया, क्या उस राशि पर ये निर्माण कार्य कराया जा सकता है? ये पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा क्या जी जांच कराएंगे? दोषी कार्रवाई करेंगे। मैं आ रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग जब आपको राशि रिलीज की है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई है, बताइए। विभाग माननीय मंत्री जी, मामला बहुत गंभीर है। 50 करोड़ से ऊपर सीबीआई जांच होती है। आपके विभाग ने कोई कार्रवाई वित्त विभाग के जानकारी के बाद मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार को सीबीआई जांच की बड़ी लंबी अनुभव है, उस अनुभव का उपयोग इसी में कीजिए और मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके विभाग से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी सरकार में विभाग ने सभापति महोदय, मामला 200 करोड़ का है। मंत्री जी जरूर सीबीआई जांच की घोषणा कीजिए। इसमें मामला फरवरी 2023 का है माननीय सभापति, जुलाई 2023 का है माननीय सभापति, और उसके उपरांत भी अभी नई सरकार बनने के बाद इसमें विभागीय जांच होगी माननीय सभापति, सजा भी होगी निश्चित रूप से। माननीय सदस्य अगर ये कहते हैं माननीय सदस्य अगर ये है कि उनको केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है, कह दें तो कुछ आगे भी सोचा जाए। सारी बिल्कुल भरोसा है, ऐसा माननीय कह दें और चलिए मैं जांच पक्ष भरोसे की बात बोले हैं तो निष्पक्ष जांच हो, मैं भरोसा दिला कर दीजिए सीबीआई जांच की। कुंवर सिंह ने साथ माननीय सभापति महोदय, मामला गंभीर है, कार्रवाई किस अधिकारी जांच करेंगे? सदन से कराएंगे क्या विधायक दल से? इसमें प्रारंभिक विभागीय जांच करना आवश्यक है महोदय। उसकी भी अनुमति वो हो चुकी है 16 जनवरी को, और उसके लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच करवाएंगे विभागीय जांच, जो उसमें निकल कर आएगा उसके
उसके आधार कार्रवाई करें। कब तक हो जाएगी मंत्री एक बार विभागीय जांच हो जाने दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। मतलब आप मत सोचिए, श्री कुमार कार्रवाई होनी ही चाहिए भाई। माननीय सभापति महोदय, समय निर्धारण करेंगे क्या जांच का? माननीय मंत्री आपसे अनुरोध है। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय महोदय, इसमें ये विषय बाद में ध्यान आया और ध्यान में आया विभाग ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता था। हमारे हिसाब से 228 करोड़ दे दिए थे, लेकिन ध्यान ये आया कि ये तो सरकार का पैसा ही नहीं था जिसको सरकार के काम में उपयोग कर दिया। तब समझ में आया कि अपराध हुआ और ये उस समय के अधिकारियों को उस समय मुझे कंफर्म एक तब ये स्पष्ट हुआ माननीय सभापति महोदय। इसीलिए विभागीय जांच की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी विभागीय जांच करके प्रतिवेदन आने दीजिए, उसको भी स्पष्ट रखेंगे और जैसा प्रतिवेदन आएगा उस आधार पर। श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के गबन का मामला मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस अस्पताल में CSC अर्जुंदा में उस समय कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे माननीय सभापति महोदय प्रवीण कुमार और जितेंद्र कुमार, इन्होंने स्वीकार किया आवेदन के माध्यम से कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा डालकर कृत्य करवाया गया है। तभी हमने ये राशि उनके खाते में डाला है और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। उसके खिलाफ वहाँ के अस्पताल के पूरे कर्मचारी ने जी थाना प्रभारी को FIR का भी निवेदन सारे अधिकारी का आवेदन काफी महोदय। मैं आपके माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किए हैं और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर सोनी, जिसके संरक्षण में काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने CSC अर्जुंदा में आयुष्मान पर अनियमितता की इन्होंने शिकायत की थी। माननीय विधायक जी शिकायत की थी माननीय सभापति महोदय, और इनकी शिकायत पर विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराया और जांच कराने पर ये पाया गया उसमें जून तक जो है आयुष्मान के TPA करती थी और जून के बाद करने के बाद नए TPA की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दी है और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने को नहीं, मतलब कोई मरीज आया नहीं, उसका एंट्री कर दिया। वो जो इंसेंटिव राशि है दूसरे कर्मचारियों के नाम पे एंट्री हो गया। तो उस पर जब जांच की गई तो ये पता चला 4 लोग इसमें 2 पुराने TPA जिन्होंने एंट्री किया और 2 जो है नए। तो नए लोगों ने हमारी आईडी चोरी करके इन्होंने एंट्री किया और जब उनसे पूछा गया पुराने वालों से बोले इन्होंने हमसे मदद मांगा कि हमको भी आइडिया नए हैं इसलिए मदद कीजिए। तो उस पर माननीय सभापति महोदय जांच के बाद वैसे हमारे जो आयुष्मान इंसेंटिव या राशि हो तत्काल खाते में नहीं जाता पैसा। उस प्रकरण पहले हॉस्पिटल से CHC डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिला प्रदेश में जाता है और उसके अलावा मल्टी लेवल हमारे लगे रहते हैं। तो उस केस को फिर से निरस्त दिया गया और किसी प्रकार की अनियमितता हुई नहीं और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभास था और किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पाई, इसलिए जांच टीम ये भी मत दिया जो वहां के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको एक बार हम लोगों ने उनको नोटिस दिया और वो भी किया कि भविष्य इस प्रकार की जो है लापरवाही ना, इसका ध्यान रखी। आईडी पुराने नए भावनाओं में जिसका काम करे और किसी डॉक्टर ने जानबूझ कहीं नहीं कराया। माननीय सभापति महोदय,
ये स्पष्ट थाने में एफआईआर वो करने गए थे वहाँ के पूरे कर्मचारी पूरे कि उनके आईडी पासवर्ड चोरी करके और सीधा उनके खाते में पैसे डाला जा रहा है, पैसे ट्रांजैक्शन हो भी गया था। उसके बाद जानकारी जब एक एफआईआर किया तब वो उसके खाते से पैसे में आया और वहाँ होल्ड कर दिया गया। माननीय सभापति मैं अवगत कराना चाहूंगा। साथ ही उसने स्पष्ट लिखा है दोनों आवेदक जो ऑपरेटर थे कि डाक तोड़कर के कहने पर हमने ये कृत्य किया है और हमने जो उसके लिए माफी मांगते हैं। ये उन्होंने कहा माननीय सभापति महोदय ये छोटी मोटी मामला नहीं है, लगभग 60 से 70 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का मामला है। ये तो आप पकड़ में आ गए, ये कब से चल रहा था। तो मैं आपके माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जांच समिति आपने बनाई है, उसकी जांच मुझे जानकारी नहीं। एक बार विधायक के साथ ये जांच समिति बनाकर मुझे भी उस संबंध में जानकारी करके मुझे उस कमेटी में शामिल करके मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा ऐसा एंट्री हो गया था, तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। जिला तक जाने से नहीं होता, प्रदेश में जाएगा जब पुष्ट हो जाएगा तब पैसा हो जाता है। और किसी प्रकार खाते में पैसा नहीं गया, जरूर गलत हो गया था, उसको कैंसिल किया गया। और माननीय विधायक जी ने शिकायत किया, उसके दूसरे दिन हमारी विभाग टीम बना दिया और समय में माननीय सभापति जांच भी किया। और उन्होंने नाम ले रहे हैं जो दो आने वाले, उनका इसमें लिखित में बयान है माननीय सभापति महोदय। या तो मैं देवी पढ़ देता हूँ। जो जितेंद्र कुमार बारले जो वहाँ पुराना मेरे पास है उनकी कापी मेरे पास है माननीय महोदय, वो मेरे पास है। हाँ, उसने कहा कि वो जो नए डाटा एंट्री ऑपरेटर उन्होंने मदद उसने ये नहीं बोला कि गलत से कोई गलत जानकारी मैं पूरा इस जानकारी दे दूंगा और इसमें जो उसी को मानेंगे। आपकी जानकारी सदन में माना नहीं जा सकता। दस्तावेज नियम प्रक्रिया आप रख दीजिए पटल पर जांच रिपोर्ट है, विभाग का रिपोर्ट है और आपके शिकायत पर समय सीमा में हमने जांच किया और किसी प्रकार का ऐसा नहीं डाला। ये जरूर चेतावनी दिया गलत मानवीय हो जाता है। और इन दोनों के लोकल चारों डाटा एंट्री ऑपरेटर और उनके विरोधाभासी सभापति हो सकता है कि मदद गलत हो गई हो, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। इतना बड़ा अपराध नहीं था, एफआईआर कराते। संबंधित शाखा के जो प्रभारी हो निर्देश दिए भविष्य में गोपनीयता का ध्यान रखा जाए और ऐसी नहीं होनी। माननीय सभापति महोदय, ये ट्रांजैक्शन के बाद उस प्रवीण कुमार ने संबंधित जो वहाँ के कर्मचारी व्हाट्सएप किया है कि आपके खाते मांगे मुझे दे देंगे, कुछ दे देंगे उसमें राशि। ये स्पष्ट उन्होंने उल्लेखित किया है। तो मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि ये आर्थिक अनियमितता का मामला है माननीय सभापति महोदय। क्या उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या? वो कमेटी बनाकर मैं भी शामिल हूँ। यदि आपने जांच से माननीय सभापति एक बार मैं चाहता हूँ फिर इसमें उसके तथ्य जांच होनी चाहिए। और दूसरा इसी का एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का था, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जब बैठक में गए थे बालन से निवेदन किया था कि देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 से 70 लाख गबन का मामला आया था, जिसमें वहाँ के वीरेंद्र कुमार साहू जिन्होंने डॉक्टर नागेंद्र लाटे, अरुण पांडे, अर्पण सांडिल कुमार के नाम से पूरी राशि के खाते में डालता लगभग 50% राशि वो अपने खाते में लेता था। जब ये मामला आया वो तुरंत उसे हटा दिया गया। और वहाँ के जो नीरज भूसाखरे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जांच किया था, उसके खिलाफ भी जांच मतलब जो डॉक्टर आवेदन किए इसमें जांच होनी चाहिए तो उसी डॉक्टर के खिलाफ जांच हो रही है। ये बड़ा मामला है माननीय महोदय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ये वीरेंद्र कुमार जो अभी तक फरार उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या, और जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इनके जो पहला जो प्रश्न मैं फिर बताना चाहूंगा। खाते में किसी प्रकार पैसे नहीं आए तो व्हाट्सएप क्या मंगा होगा पैसा, वो प्रक्रिया में जिला लेवल गया नहीं, वापस कर दिया गया। और दूसरा जो जांच है जो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जिले लेवल तक पैसे का ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद आप जिला लेवल पैसा तो प्रदेश से एक बार समझ लीजिए।
जैसे अभी कोई आयुष्मान एंट्री हुआ हॉस्पिटल मान लीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनता वहां से एंट्री होके जाता है जिला में हमारी हमारी है वो देखती सही है या गलत है। एंट्री केवल जिला लेवल तक पहुंची थी, इसके बाद फॉरवर्ड कर प्रदेश में, फिर प्रदेश मौके फिर राशि जो है डायरेक्ट उनके खाते में जाता है जिनको इंसेंटिव देना। माननीय चूंकि आर्थिक अनियमितता का मामला है और योजनाबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, साफ एफआईआर कर दी, जांच करेगी पुलिस और उसके बाद प्रस्तुत करेगी विभाग किसने क्या गलती की हाल में ले। आप एफआईआर करेंगे क्या? जी नहीं। बुलंद सिंह बराबर। माननीय छोटी मोटी बात संबंधित वहाँ के कर्मचारी थाने को एफआईआर लिखे हैं, वहाँ पर बुला के उन दोनों कर्मचारी से बयान लिया जाता है, वो स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर बोरकर के माध्यम से हमने किया है। उसके बाद प्रमाणित हो रहा, पर ये कहीं न कहीं उस डॉक्टर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं डॉक्टर के संबंध में कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये कोई भी हमारा जो नियम कानून है, संविधान नियम परंपराओं से चलता है। कोई 100 आदमी भी खिलाफ बोल देंगे एफआईआर होकर तो उस पर एफआईआर वित्तीय होई नहीं। माननीय सभापति, ये जो प्रारंभिक मान चुके हैं, जो अनियमितता नहीं हुई है। मेडिकल स्टाफ के लोग जाके वहाँ एफआईआर कराते हैं, हमारे आईडी वो चोरी करके दूसरे ने यूज किया। तो ये तो 420 का भी मामला बनता है माननीय सभापति महोदय। तो क्या आप बताना चाहेंगे एफआईआर में जो एफआईआर हुआ है उसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए विभाग से एफआईआर से नहीं, विभाग की नहीं, मेडिकल और माननीय विभाग के स्टाफ ने जाकर एफआईआर कराया। एफआईआर में ये स्पष्ट कहा है कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे से यूज किया गया। तो ये तो 400 मामला है। आपके आईडी को मैं यूज करूंगा गलत तरीके से 420 लगेगा ना। तो यही वहाँ एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, विषय की समझिए, हम किसी को नहीं बचाएंगे, क्यों बचाएंगे? चारों बात नहीं, एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है, एफआईआर में क्या कार्रवाई? एफआईआर विभाग का जानकारी हुआ है, सदस्य एफआईआर कराने, मुझे लगता है एफआईआर नहीं हुआ होगा। ये मैं पुष्ट जानकारी नहीं हुआ है, विभाग का जानकारी नहीं हुआ। श्री बुलंद सिंह माननीय सभापति महोदय, एक मेरा सभापति देवरी का मैंने भी प्रकाश में डाला था। माननीय सभापति महोदय, ये 60 लाख देवरी के देवरी का प्रकाश में माननीय जो डॉक्टर आगे बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ सवाल नहीं माननीय पद रिक्त है। इसका जवाब मेरा प्रश्न है माननीय सभापति रिक्त है और कितने पद स्वीकृत है? माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जिला चिकित्सालय सूरतपुर के बारे में पदों के बारे में पूछा है। वैसे उन्होंने जो मेडिकल ऑफिसर के बारे में पूछा है, तो वहाँ नियमित 16 पद स्वीकृत हैं, 14 उसमें भरे हैं और 2 रिक्त। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये 2 पद जरूर लेकिन साथ हम एनएचएम से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए हैं। इस प्रकार वहाँ पे 21 जो मेडिकल ऑफिसर हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं 16 हैं, 9 नियमित 7 एनएचएम से रखे हैं। इस प्रकार से वहाँ ये जो मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सक। माननीय सभापति महोदय, जो जानकारी में 16 पद 14 कार्यरत हैं, इसमें मेरी जानकारी में आया है कि मात्र वहाँ पर 7 डॉक्टर पदस्थ हैं, बाकी डॉक्टर कहाँ हैं? माननीय मंत्री जी बताने करेंगे। माननीय सभापति जी,
ये हमारे रिकॉर्ड में तो 14 है। होता है कि मात्र अभी की स्थिति में 7 है मंत्री जी। नहीं, हमारे पास मंत्री जी क्या है अभी जो प्रदेश में मामला लगातार उठ रहा है, उस दिन आपने घोषणा भी किया, डॉक्टर वहाँ पदस्थ है, सुविधा अनुसार लोग अपना अटैच करा लेते हैं, वो पद भरा हुआ दिखता है, आपके यहाँ से जवाब चला जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर है नहीं। ऐसे ही कई जगह मामला है, तो बुलंद सिंह पूछ रहे हैं, एक बार आप पता करवा लीजिए। मुझे जानकारी में आया माननीय सभापति महोदय 6 डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं और एक डॉक्टर सस्पेंड है वहाँ। तो मात्र वहाँ पर अभी की स्थिति में 60 डॉक्टर ही पदस्थ हैं। अब मेरे जवाब ही बता दी सभापति महोदय कि 6 पीजी करने गए हैं, तो आप बता नहीं रहे, बता दिए, क्योंकि पीजी का हम रोक नहीं सकते। जैसे नीट क्लियर कर लिया, आप उस दिन घोषणा किए हैं, वो कब तक हो जाएगा? अभी तक हमने दूसरे दिन प्रक्रिया चालू अभी कोई वापस नहीं आए। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी बताने का ये जो पद रिक्त कब तक भरे जाएंगे? क्या है कि जिला का मामला है, वहाँ पर जब मरीज जाते हैं अस्पताल में तो उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री मेरा निवेदन है कि कब तक उसको माननीय सभापति माननीय सदस्य की चिंता जायज है, और मेरे गृहग्राम के बगल जिला भी चाहता हूँ अच्छी हूँ। आपका ही जिला हाँ, अपने जिला में। और हम लोगों ने भी प्रक्रिया जो प्रारंभ कर रहे हैं चिकित्सकों का और मेडिकल ऑफिसर्स का, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता वहाँ नर्सिंग स्टाफ की भर्ती 225 पदों पर नर्स और कुल मिलाकर 525 पदों का व्यापन कर लिया है। तो नीचे का स्टाफ प्रक्रिया दिन है, और शीघ्र ही आप लोग जैसे ही डॉक्टर की उपलब्धता होती है या अटैच होंगे, जो आपकी जानकारी हमने घोषणा किया है, जल्दी आपके हॉस्पिटल में सुनिए जी। माननीय सभापति महोदय, अपने जो जिला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल में बहुत सारे उपकरण है जांच करने के लिए, लेकिन वहाँ जब मरीज जाते हैं जिला हॉस्पिटल में, तो उनका हॉस्पिटल में जांच नहीं होता है, उनको डॉक्टरों के द्वारा बाहर भेजा जाता है जांच के लिए, जबकि उपकरण रहते हुए भी वहाँ पर उनका जांच। माननीय सभापति महोदय, वहाँ जिला हॉस्पिटल में नियमित जांच हो रही है, और पूरे उसमें उपकरण भी उपलब्ध उनके यहाँ सीटी स्कैन मशीन जल्दी चालू करने वाले स्थापित हो गए। माननीय मंत्री जी, वो तो है, मशीन है वहाँ पर, लेकिन वहाँ जांच नहीं होता है। वहाँ जो डॉक्टर भेजते हैं बाहर प्राइवेट माननीय सभापति से सदस्य जी बोल रहे हैं, इनके नाले देना चाहूँगा, जांच बराबर हो रहा है। हमारे यहाँ इसी साल का बता फरवरी तक जो एक्सरा हुआ है 18,308, सोनोग्राफ 18,441 हुआ है, और सीबीसी 58,494। सुनिए जी, एक प्रश्न। धन्यवाद सभापति जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, भाटा गांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबसे ज्यादा जहां पर जांच कराने लगभग रोज 400-500 लोग आते हैं, उसमें पांच जो है, क्या हो गया अजय जी, उसमें पांच जो है डॉक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन एक साल से अधिक हो गया। मैंने विभाग की जानकारी में भी लाया, केवल एक डॉक्टर, तो वहाँ पांच स्वीकृत है, वो 5 डॉक्टर कब आएंगे? मेरा प्रश्न ही है। माननीय सभापति, वैसे प्रश्न नहीं होता, धुरंधर गए हैं, धुरंधर नहीं होता है, परंतु माननीय यही पूरे प्रदेश में है। सब लोग यदि प्रश्न करेंगे तो आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से था कि ये सरगुजा जिले में पुलिस थाने और चौकियां हैं,
वो कौन कौन सी चौकी नहीं बनी है, थाने नहीं बने हैं। उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे क्षेत्र में रघुनाथ चौकी नहीं है और हॉली क्रॉस हॉस्पिटल के पास जो चौकी है और किरजू में। बाकी जगह तो बन गए, लेकिन मेरे जवाब में आया है कि भवन पाने के कारण भवन नहीं बनाया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ये कब तक भवन अपने स्वीकृत कर दिए जाएंगे रघुनाथपुर चौकी और चौकियों के लिए। मंत्री जी प्रश्न क्रमांक 5 माननीय मंत्री विजय शर्मा जी, मैंने ये प्रश्न किया था कि पुलिस थाने और जो चौकियां हैं सरगुजा जिले में कौन कौन सी नहीं बनी। सदस्य भी माननीय मंत्री जी आपने जवाब आ गया है। आपने जवाब कहा है कि रघुनाथपुर चौकी पे भवन नहीं है जी, और केरजू में भवन नहीं है और हॉली क्रॉस भवन नहीं। अब वो जगह का मसला है माननीय सभापति महोदय, वो जो सड़क के ऊपर एक जगह मिल जाए इसके लिए विभाग प्रयासरत है। माननीय सदस्य ही मैं आग्रह करूंगा, उन्हीं का क्षेत्र है कि वो एक जगह दिला दें। विभाग में राशि है भी वो तुरंत ही बनवा लिया जाएगा। तब तक जो स्थानीय प्रशासन ने दिया हुआ है जो भवन, उस भवन पर संचालित है। माननीय मंत्री जी आपका जवाब गया है। मैं 9 वर्षों से तो 8 वर्षों से भवन नहीं बन पाया आज तक। विभाग रह गया, लेकिन मैंने कल ही भवन के लिए जगह खोजी है और ग्राम पंचायत का एनओसी और प्रस्ताव भी आ गया है। वहाँ सुमेरपुर ग्राम पंचायत के दरीडी है जो रघुनाथ के एक तरफ में है। वहाँ जगह उपलब्ध हो गई है। भवन उसके लिए स्वीकृति हो जाएगी क्या उसको कर निसंदेह माननीय महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा कि जगह का ही विषय है। माननीय सदस्य उसको फैसिलिटेट करा देंगे तो तुरंत ही हो जाएगा। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहे हूँ। पंचायत विभाग ले जेमा मोर 15 के राशि के सवाल रही से मंत्री महोदय जी के जवाब आए हवे कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार ले राज्य वित्त के राशि जो है सीमा में भेज दिए गए और वो राशि जिला मंडल में स्थानांतरित हो गई। मैं जानना चाहता हूँ माननीय महोदय जी से कि ये जो राशि है जिला कब हस्तांतरित करेगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमेशा ही बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछते तहाले पूरा विभाग वही प्रश्न इंजन मान के दौड़ते। बड़ा अच्छा प्रश्न हमेशा रहे इनकर। एहू बार बात आई से तेन स्पष्टता हो भी जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। फिर दूठी बात एक 23-24 के बाद 23-24 से एक ठन 24-25 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद हमें आप ले ये पाछू में प्रपत्र में दे तो वो प्रपत्र में दिवाए है वर्ष बार दिवागे। फिर मैं सोचा इसे हो के सदस्य जी हैं तीन है के 24-25 की मूल राशि कैसे गड़बड़ी हुई इसकी क्या वही बात है। अब दे महोदय जी, बस मैं ये कहा था कि आप यहाँ से जो राशि जिला पंचायत भेजे हो कब हस्तांतरित हुई। मैं बता पूरा चिकन बात एकदम क्लियर कर देता हूँ। इमा 2 प्रकार के माननीय सभापति महोदय, एक है आबद्ध और टाइड की अनटाइड भी 2 किस्त में मिलते और टाइड भी 2 किस्त में मिलते हैं। तो टाइड अनटाइड फंड है प्रथम किस्त मिली से 6/9/24 को और 17/9/24 को ट्रांसफर हो गए जिला में। अब वो 26/26 को ट्रांसफर हो गए जनपद और ग्राम पंचायत में। कोई विलम्ब नहीं हो रही से। इसने टाइड के भी प्रथम किस्त है वो 9/9/24 से 17/9/24 को गई से और 26/26 को सबला ट्रांसफर हो गया। कोई विलम्ब नहीं हुई। विलम्ब के जन विषय हुई सभापति महोदय दोनों के द्वितीय किस्त में हुई। टाइड के भी और वन टाइड के भी। अनटाइड रही से पैसा हमला मिली से केंद्र से 30/12/24 को
ओला हम करे हन जिला पंचायत मनमा 10/1/25 को और ओखर बात रहा 28 फरवरी को एखर किस्त पहला एक पंचायत ओई में शुरू होई। अबे मैं देरी जन होई से कारण मैं आप करना चाहत हूं का बरे ओहिच बेरामा पंचायत के निर्वाचन आगे माननीय महोदय एहू में माननीय माध्यम से हमर सदन ला बताना भी चाहत हूं कि पंचायत के चुनाव जिन होई से हमर हिया तेनहा बहुत अनेक राज्य में नहीं हो पाए देश विभिन्न कारण, लेकिन हमारे यहाँ समय के सारा संवैधानिक क्रिया पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हुए हमारे यहाँ हो भी गए। लेकिन ओकर निर्वाचन के 27 जनवरी को यह जारी हो गई रही। अब 27 जनवरी निर्वाचन के जारी हो गई, आखिरी बेरा रही पैसा जाती इति हल हो जाए है ऐसे के मन में घबराहट नहीं मानने से। तो यही बात कि भाई चुनाव बाड़ी बैठ पैसा अपन पैसा ले उजारो काम के अपन छोटे तो निर्वाचन 27 जनवरी के निर्वाचन सूचना आ गए। प्रथम चरण फरवरी 23 फरवरी हो गए और पंचायत सम्मेलन हुई मार्च को। अब वो सारा पैसा उनका खाता में ट्रांसफर महोदय ये चुनाव देरी करेगा कोई कारण नहीं रही। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पंचायत में यहाँ से आप जिला पंचायत में भेजते हैं, लेकिन जिला पंचायत ग्राम पंचायत में पैसा कब पहुँची और कब की राशि पहुँची? मैं बताया था भाई पूरा बात बताए देरी हुई से चुनाव के बेरा तेखर से डेट तक बताए रोके गई जिला पंचायत में थी कि ग्राम पंचायत में आखिरी ठीक चुनाव दिन पहले पैसा पहुंच ही तो ओखर सही उपयोग नहीं हो पाए ए हिसाब बोला कहे भाई चुनाव के बाद दे जाए बस उसके बाद माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे हैं उमा पंचायत टाइड राशि ये टाइड और अनटाइड के जो राशि है पंचायत 9 जनवरी के अनटाइड पहुंची और 9 फरवरी के टाइड पहुंची। ये पहली किस्त है और साल के अंत हो या 2025-26 के, लेकिन सेकंड के राशि अभी जारी नहीं हुई है। ये सेकंड के राशि अब जारी करिए। मैं माननीय मंत्री जिला धन्यवाद भी देता कि जो विलम्ब हो ब्याज दिन है बहुत अच्छा बात है। एक से हमारे गांव के विकास हो ही, लेकिन सेकंड किस्त माननीय मंत्री महोदय जी कब तक जारी करे बताए के कष्ट करें। कौन से साल कहा 2025 के पहला हमर अनटाइड और टाइड दोनों के पहला किस्त था 7 जनवरी 26 को और क्रमशः टाइड 3 फरवरी 26 को ये जिला में जारी हो गया। श्री धर्मजीत सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का बहुत जवाब आ गया है। मैं संतुष्ट हूँ, कोई प्रश्न नहीं पूछना। श्री रिकेश सेन जी। सुशांत शुक्ला जी। महोदय रिकेश जी ने मुझे किया जी। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सभापति क्या इसकी सूचना सचिवालय को दी गई है? रिकेश सेन का है क्या लेटर? नहीं आया है। सुशांत शुक्ला जी। भोलाराम साहू जी। वैसे वो नए विधायक सभा महोदय नए विधायक से इतना संदेश मिलना चाहिए। यदि वो किसी कारणों से नहीं लिख पाए होंगे, प्रक्रिया नहीं मालूम होगी और उनको यदि चिट्ठी मिली आधार पर इतना संदेश मिलना चाहिए। अजय जी बढ़ गया। भोलाराम साहू जी। माननीय सभापति महोदय, तरफ भी निर्वाचित बहुत लोग हैं, प्रक्रिया में सकते हैं बहुत बार। समझ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सभापति जी आप तो हंसाने की कोशिश करते हैं।
वगैरह वगैरह सौभाग्य है कि आपसे समय कम है आप प्रश्न नए विधायकों को फंसाने भाई महोदय मैं खुद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अत्यधिक क्षतिग्रस्त के बारे में पूछा था। तो माननीय मंत्री का जवाब आया है कि दहिहान से जादू 2 किलोमीटर और मांझीटोला से गर्रा 2 किलोमीटर। तो ये कब तक बन जाएगा माननीय मंत्री जी, बता दीजिए आप। मैं इसको ये जो इसकी लंबाई निरीक्षण का दिनांक आदि मैंने बताया है माननीय महोदय, इसका प्राक्कलन तैयार करवा लेते हैं और उस हिसाब से इसको आगे माननीय सभापति महोदय ये बहुत सड़क सभापति और एक साल 2025 अंतिम। तो एक साल में वहाँ अधिकारी क्या कार्रवाई किए और माननीय मंत्री पूछना चाहता हूँ वहाँ जो है जादू टोला में जादू टोला है गांव हमारे क्षेत्र में बने बोलना जादू टोला से टोला जी ये 2 सड़क है माननीय मंत्री जी सभापति महोदय और वहाँ पर जो है मैट्रिक छात्रावास बालक और बालिका किलोमीटर में पैदल जाते हैं बच्चे स्कूल और वहाँ पर अस्पताल भी आयुष्मान अस्पताल। तो वो कब तक बनेंगे बता दीजिए माननीय मंत्री जी। माने सभापति महोदय प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ है। माननीय सदस्य अगर मुझसे कहेंगे ये कब तक बनेगा अभी बता दो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। मैं निश्चित उनसे कहता हूँ कि आपके जो जादू टोला गांव है वो दहिहान से जादू टोला गांव का प्राक्कलन तैयार करता हूँ और माने इसको इस बात में सूचना श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न था सभापति महोदय जी, बालिकाओं महिलाओं को घूमने अपहरण गला फुसाल के ले जाने का कितने आपको प्राप्त हुए सभापति महोदय आंकड़ा? सभापति महोदय जी, बालिका का 2023 से लेके 2026 तक सभापति महोदय जी 1051 बालिका लापता है सभापति महोदय जी, जिसकी जानकारी नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर महिलाएं का आंकड़ा निकालो प्रश्न करें। आदरणीय सभापति महोदय जी, 7,218 महिला लापता है। आप इन लापता महिलाओं को ढूंढने क्या आप प्रावधान किए हैं? ये आंकड़े प्रतिवर्षानुसार ही है सभापति महोदय। फिर भी हमारे समाज में एक भी है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। परंतु माननीय सदस्य ने इस बात की है और ये अच्छा है। हम सब मिलकर ही लोकतंत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये 7,218 लोगों की चिंता है, ये प्रकरणवार है और उसमें अपने प्रक्रियाएं हैं। कुछ विशेष अभियान की बात अगर मन में हो तो जरूर मुझे बताएं। आदरणीय सभापति जी, गंभीर मामला सभापति जी, मेरे विधानसभा के जो सनौत सभापति महोदय जी बच्ची है जो पूजा करने के लिए घर में से निकलती सभापति महोदय जी, वो वापस ही नहीं आती। ओझा का मामला है सभापति महोदय जी, बच्ची घर से निकलती वापस नहीं आती है। आज सभापति महोदय जी FIR दर्ज हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सभापति महोदय जी, ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत से मामले सभापति महोदय जी बचाओ पढ़ाओ का नारा लगाते हैं आप। विशेष तौर पे आप क्या कार्रवाई करेंगे या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो बेटी की सुरक्षा के लिए हो? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने के संदर्भ में जो एक प्रकरण रहा है मैं उसका भी गंभीरता से परीक्षण करवा लेता हूँ। FIR हुआ है तो कार्यवाही हो ही रही होगी। हर बात पर पुलिस पर यह आरोप लगा देना नहीं कर रहे हैं, यह भी गलत है। पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखना हम सबका काम भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा हम कहते हैं, इसमें आपत्ति है क्या माननीय सभापति महोदय? क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए? ये कोई प्रश्न का विषय नहीं हो सकता मैं सोचता हूँ। सभापति महोदय जी, बहुत गंभीर विषय है ये। सभापति महोदय जी, बच्ची स्कूटी से जाती है और तुरंत वो वापस आई नहीं पाती। सभापति महोदय जी, CCTV में सब कैच है, उसके बावजूद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
FIR तुरंत करवाएं सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, तुरंत FIR दर्ज हुआ। राष्ट्र उसने कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। क्या इसके लिए आप तुरंत कार्रवाई करने का मांग करती हूँ सभापति महोदय जी, समय कारण। माननीय सभापति महोदय 4 से 5 महीने हो गए हैं, तो और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, FIR हुए तो सदस्य का कहना साफ है, आप समय तरीके से उसका निराकरण करेंगे क्या माननीय मंत्री जी? मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न सलाखा में आ गया, अगर नहीं आया होता या कोई बात होती, माननीय सदस्य ऐसे भी कह सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये जो विषय है मैंने कहने से पहले ही कहा, माननीय सदस्य ने जो इस विषय सनोद के लिए कहा है, मैं उनसे और ध्यान करके विभाग से पूछ करके और इस पर परीक्षण करा मैं इसको शीघ्र कार्यवाही की जरूर कराऊंगा। बार उत्तर दे रहे हैं। मेरे साथ इधर से चलोगे?